वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग वहाँ पर बैंडिट्स के बॉस को मार देता है और बैंडिट्स के बॉस को मारने के बाद बैंडिट का बॉस उसे अपना टोकन दे देता है, जिसकी वजह से वो सारे बैंडिट्स लिन फेंग को अपना बॉस मान लेते हैं। लेकिन लिन फेंग उन सभी से कहता है, मेरा ऑर्डर तुम्हारे लिए यही है कि तुम सभी लोग मेरी नजर से दफा हो जाओ, फिर यहाँ पर मुझे दिखाई मत देना। और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में अंकल वैंग को दिखाते हैं, जो की वहाँ से पहले वापस आ जाते हैं। वैंग किंग जो की घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठा होता है, वो अंकल वैंग से कहता है, बूढ़े वैंग तो तुम वापस आ गए। अंकल वैंग वहाँ पर आकर उससे पूछते हैं, यंग मास्टर कहाँ पर है। वैंग किंग उसे कहता है, वो तो घोड़ा गाड़ी के अंदर है, वो अंदर ही रेस्ट कर रहा है। अंकल वैंग उनसे कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही वो सभी से कहता है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सभी लोग आगे निकलने वाले हैं। वैंग किंग घबराई हुई आवाज के साथ उसे कहता है, तुम यहाँ पर सभी को जाने का क्यों कह रहे हो, हमें उस लड़के के वापस आने का इंतजार करना पड़ेगा। कि अगर हम लोग उसके वापस आने का इंतजार नहीं करेंगे। वो इतनी ही बात करता है और उसे वैंग किंग के बारे में बताने लगता है। तो अंकल वैंग उसे बीच में टोक देते हैं और कहते हैं, नहीं, हम लोग उसके लिए नहीं रुक सकते, क्योंकि वो लड़का खुद ही बैंडिट्स के साथ मिला हुआ है और ये सारे के सारे बैंडिट्स उसी के लाए हुए थे। क्या तुम चाहते हो कि वो अपने साथ बाकी के सारे बैंडिट्स को लेकर यहाँ पर आ जाए और उन सभी को मार डाले। अंकल वैंग उनसे कहते हैं, खुद इस बारे में सोच कर देखो, लोग इस सारे मसले को कुछ गोल्ड कॉइन्स देकर सुलझा सकते थे, लेकिन उस लड़के ने यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर दिया और उसने जानबूझकर उनके साथ ये सब कुछ किया है ताकि वो सभी लोगों को एक अच्छा मौका मिल जाए हम सभी को यहाँ पर मारने का। और अभी मैं वहाँ पर उनकी फाइट देख रहा था, वो वहाँ पर स्मोक स्क्रीन के अंदर उन सभी के साथ मिलकर कोई बातें कर रहा था। मुझे लगता है कि ये लड़का उनके साथ ही मिला हुआ है। वो सारे बैंडिट्स भी इसके अपने ही लाए हुए हैं। तो बाकी के सारे गार्ड्स भी अंकल वैंग की बात सुनने के बाद कहते हैं, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा निकला। हम उसे अपने साथ लेकर इंपीरियल सिटी की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसी ने हमारे पर ये सब कुछ अटैक करवाया है। वो सभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं, चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, उसके वापस आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर लिन फेंग भी आ जाता है और कहता है, तो तुम सभी लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो। वो सभी लोग लिन फेंग की तरफ घूर कर देखते हैं, जैसे कि वो सभी लोग लिन फेंग को यहाँ पर वेलकम नहीं कर रहे। लिन फेंग जैसे उनके पास से गुजरने लगता है, गार्ड्स जल्दी से अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और लिन फेंग के सामने करते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, चलो जल्दी से वापस चले जाओ। अंकल वैंग भी चिल्लाकर उसे कहते हैं, यंग मैन, मैंने तुम्हें वहाँ पर उन बैंडिट्स के साथ बात करते हुए देखा है। मुझे लगता है कि तुम उन बैंडिट्स के साथ मिले हुए हो। हमने तो यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं किया और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं किया, तो फिर तुम हमारे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। तो लिन फेंग चुपचाप वहीं पर खड़ा होता है। जिंगजुन को भी होश हो जाती है। जिंगजुन बाहर निकलती है और लिन फेंग का नाम पुकारती है। वो बाहर निकल कर आने लगती है। वक्त वैंग किंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, इन पर रुक जाओ, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती। वो बंदा बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जबकि जिंगजुन उसकी बात सुनने के बाद उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारती है और उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो और दोबारा कभी मेरा हाथ मत पकड़ना और कभी भी मुझे परेशान मत करना। वैंग किंग भी थप्पड़ खाने के बाद वहीं पर चुप हो जाता है, जबकि हमारी जिंगजुन आगे बढ़ जाती है। तो जिंगजुन चलती हुई सीधी लिन फेंग की तरफ जा रही होती है। अंकल वैंग गार्ड से कहते हैं, जल्दी से सर्वेंट लड़की को पकड़ लो, ये हमारे यंग मास्टर की सर्वेंट है, ये वहाँ पर उस लड़के के पास नहीं जा सकती। और वो गार्ड जिंगजुन को भी पकड़ लेते हैं, जबकि हमारी जिंगजुन चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, मुझे जाने दो, ब्रदर लिन फेंग ने कुछ भी बुरा नहीं किया। ब्रदर लिन फेंग यहाँ पर हमारी रक्षा नहीं करते तो हम सभी लोग यहाँ पर मर चुके होते। क्या तुमने देखा नहीं कि उन बैंडिट्स ने हमारे 2 गार्ड्स की जान ली है। अब जबकि ब्रदर लिन फेंग की वजह से तुम सभी लोगों की जान बच गई है, तुम यहाँ पर ब्रदर लिन फेंग के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हो। तो लिन फेंग भी अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और आगे बढ़ता है। वो गार्ड्स बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम हमारे पर अटैक करने वाले हो। वो जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हैं, जबकि हमारा लिन फेंग चलता हुआ उन दोनों गार्ड्स के सेंटर से गुजर जाता है। अंकल वैंग कहते हैं, तुम सभी लोग इससे डर क्यों रहे हो, चलो जल्दी से अपनी तलवार को घुमाओ और इसके ऊपर अटैक करो। लेकिन उनमें से कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि उन सभी के हाथ कांप रहे होते हैं। तो लिन फेंग के हाथ में जो तलवार होती है, वो अपनी तलवार को गार्ड की तरफ फेंक देता है, जिस गार्ड से उसने तलवार को लिया था। वो गार्ड भी अपनी तलवार लेकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लिन फेंग उसे कहता है, मैंने तुम्हारी तलवार ली थी उन बैंडिट्स को मारने के लिए, अब मैं जो तुम्हें वापस दे रहा हूँ। फिर साथ ही वो वैंग किंग से कहता है, वैंग किंग जल्दी से घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आओ, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग अकेले अपने रास्ते पर जाएंगे। जिंगजुन भी ये बात सुनने के बाद वहीं पर खड़ी खड़ी रोना शुरू कर देती है। लिन फेंग आगे बढ़ता है और उससे कहता है, जिंगजुन सब कुछ ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इंपीरियल सिटी से ज्यादा दूर नहीं है, हम दोनों यहाँ से पैदल चलकर भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तुम बस अपना ख्याल रखना। साथ ही लिन फेंग एल्डर वैंग को धमकी देते हुए कहता है, एल्डर वैंग मेरी एक बात को याद रखना, अगर तुम मेरे पर इल्जाम लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, तुम हमें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते तो ठीक है,
हम लोग अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, अगर जिंगजुन को रास्ते में कुछ भी हुआ तो उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें बहुत ही बुरी मौत मिलेगी, यहाँ तक कि तुम्हारी डेड बॉडी भी पीछे नहीं बचेगी। लिन फेंग और मैंग किंग दोनों अपने रास्ते हो जाते हैं, जबकि वो सभी लोग अपने घोड़े लेकर आगे चले जाते हैं। तो रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त ये सभी लोग दोबारा से कैंप लगाते हैं, जंगल के अंदर बैठे होते हैं। तो वैन किंग एक मछली पकड़कर उसको आग के ऊपर भून रहा होता है, जबकि बाकी गार्ड्स कहते हैं कैप्टन इस वक्त एक मछली भून रहा है, लगता है ये जिंगजुन के लिए कर रहा है क्योंकि इसने पहले कभी इस तरह नहीं किया। हमारे कैप्टन इस लड़की का दिल जीतने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन वो लड़की तो इसे घास ही नहीं डालती। जिंगजुन जो कि एक पेड़ के साथ उदास बैठी होती है। वैन किंग अपनी मछली को तैयार कर लेने के बाद जिंगजुन के सामने चला जाता है और उसके सामने मछली करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये कर लेकर आया हूँ, इसको जल्दी से खा लो। अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। मैंने यहाँ पर तुम्हारा सबसे ज्यादा फेवरेट फूड बनाया है, चलो जल्दी से इसको खा लो। लेकिन जिंगजुन आगे से कुछ भी नहीं कहती और ना ही उस मछली को खाने के लिए रेडी होती है। वैन किंग उसे कहता है, क्या तुम थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा सकती, थोड़ी सी बात ही कर लो। जबकि जिंगजुन हाथ मारते हुए उसके हाथ से उस मछली को वहीं पर गिरा देती है, साथ ही वहाँ से उठकर वापस आ जाती है, जबकि हमारा कैप्टन वहीं पर खड़ा होता है। वैन किंग वहीं पर खड़े खड़े बहुत सा गुस्सा हो जाता है और उस मछली के ऊपर अपना पाँव रखते हुए अपना सारा गुस्सा निकालता है। यहीं पर हमारे लिन फेंग और मैंग किंग का सीन भी दिखाया जाता है। लिन फेंग और मैंग किंग दोनों ही अपने रास्ते पर चलते हुए जा रहे होते हैं। लिन फेंग मैंग किंग से कहता है, क्या तुम्हें वो बूढ़ा आदमी अजीब नहीं लगा? अंकल वैंग, मुझे तो काफी ज्यादा अजीब लगा। लिन किंग उसे कहती है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, कैसे वो तुम्हें अजीब लगा? लिन फेंग कहता है, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, अब पहली बार हम लोग इनके पास आए और इनसे हमने घोड़े मांगे, उसी वक्त उस अंकल का चेहरा देखने लायक था, उसके एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा अजीब थे, इसलिए वो चाहता ही नहीं था कि हम लोग उनके साथ आगे बढ़े। और जब इन बैंडिट्स को मारने के बाद मैं वहाँ से वापस आया तो उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, मेरे ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। वो तो बस ऐसा चाहता था मैं वहाँ से किसी न किसी तरीके से निकल जाऊँ, वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। तो लिन फेंग और मैंग किंग अभी चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त सामने से उन्हें 3 लोग आते हुए दिखाई देते हैं जो कि घोड़े के ऊपर होते हैं और वो तीनों ही बैंडिट्स लग रहे होते हैं। वो तीनों इनके पास से गुजर जाते हैं। लिन फेंग उन तीनों की तरफ देखता है तो उससे उनकी पावर्स महसूस होती है, वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लिन फेंग कहता है, ये तीनों ही लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी कल्टिवेशन काफी ज्यादा हाई है, लेकिन ये तीनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं इस वक्त इतनी रात को इस डेसोलेटेड डेजर्ट के अंदर, इनका क्या काम है? इसी वक्त लिन फेंग की नजर एक बंदे के पास एक बैच के ऊपर पड़ती है, वैसे ही बैच जैसा कि बॉस ने उसको दिया था। लिन फेंग मैंग किंग से कहता है, चलो जल्दी से वापस चलते हैं, मुझे लगता है कि जिंगजुन खतरे में है। मैंग किंग और लिन फेंग दोनों ही जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मैंग किंग उसे कहती है, लेकिन हुआ क्या? लिन फेंग उसे कहता है, अब मुझे समझ आ गई है, ये सब कुछ उस बूढ़े आदमी की चाल है, उसने हमें जानबूझकर वहाँ से निकाला है। थोड़ी देर पहले जिन बैंडिट्स को वहाँ पर मैंने मारा था, ये भी उन्हीं बैंडिट्स का हिस्सा है, इनके पास भी वैसा ही टोकन है और मुझे लगता है कि ये भी यंग मास्टर को मारने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। जिंगजुन की जिंदगी इस वक्त खतरे में, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। यहीं पर अंकल वैंग की तरफ भी दिखाते हैं। अंकल वैंग अपने हाथ में वही टोकन लेकर बैठे होते हैं, ऐसा टोकन उन बैंडिट्स के पास है। अंकल वैंग कहते हैं, लगता है कि इस बार मेरा काम हो जाएगा अब, क्योंकि वो लड़का भी यहाँ पर नहीं है। तो यहीं पर से हमारा नेक्स्ट सीन एक गार्ड का दिखाया जाता है जो कि साइड पर सुसु करने के लिए जाता है। वो वहाँ पर आराम से सुसु कर रहा होता है कि उसी वक्त बैंडिट्स में से एक बैंडिट जिसके पास 2 तलवारें हैं, वो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और उसका सर काट देता है। तो यहीं पर एक दूसरे गार्ड को दिखाते हैं जो कि उस सुसु करने वाले गार्ड का इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है, वो अभी तक आया क्यों नहीं, काफी देर हो गई है। वो भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त पानी के अंदर से एक हंटर बाहर की तरफ निकलता है जो कि उसके साथ लिपट जाता है और उसे पानी के अंदर खींच लेता है। उसी वक्त यंग मास्टर को भी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। गार्ड्स कह रहे होते हैं, वो गार्ड पानी के अंदर गिर गया और डूब रहा है, चलो जल्दी से उसको बचाओ। यंग मास्टर जल्दी से अपनी घोड़ा गाड़ी से बाहर निकल आता है, बाहर की तरफ देखता है और कहता है, बाहर इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है? जैसे यंग मास्टर बाहर की तरफ निकलता है उसी वक्त एक बैंडिट जिसके पास एक बड़ा सा हथौड़ा होता है, वो अपने बड़े से हथौड़े के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। यंग मास्टर जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हट जाता है। वो बैंडिट अपने बड़े से हथौड़े के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी को तोड़ देता है। तो यंग मास्टर लुढ़कता हुआ सीधा जिंगजुन के पास जाकर गिरता है। जिंगजुन जो कि एक दरख्त के साथ बैठी होती है, वो दोनों वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि उसी वक्त उसके पीछे से तीसरा बैंडिट बाहर निकलता है। दूसरी तरफ वो गार्ड्स अपने साथी को बचाने के लिए पानी के करीब खड़े होते हैं और कहते हैं, चलो जल्दी से वहाँ पर पानी के अंदर जाओ और जाकर उसको बचाओ, वो डूब रहा है। लेकिन उसी वक्त उन्हें पानी के अंदर ब्लड दिखाई देता है। वो लोग कहते हैं, वो तो मर गया, उसका तो ब्लड बह रहा है। तो पानी के अंदर से वो लड़की निकलती है जो कि उन दोनों बैंडिट्स के साथ है। वो जंप करते हुए जल्दी से बाहर निकल आती है, साथ ही अपने हंटर को घुमाते हुए उस गार्ड के सर को वहाँ पर फेंक देती है जो कि लुढ़कता हुआ सीधा वैंग किंग के पास जाकर गिरता है। वैंग किंग भी एक दरख्त के पास ही बैठा होता है, वो भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो तीनों बैंडिट्स वहाँ से बाहर निकल आते हैं और उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त वैंग किंग अपनी तलवार उठाता है और बड़ी स्पीड से आगे बढ़कर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जबकि बैंडिट्स भी देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, तुम तो काफी ज्यादा तेज हो। वैंग किंग क्योंकि अपनी सोल लेयर पर है, इसी वजह से वो बाकी के गार्ड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपनी तलवार के साथ सामने वाले बैंडिट के अटैक को ब्लॉक करता है और साथ ही घूमकर पीछे की तरफ हट जाता है और उस बैंडिट से कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही स्लो हो। जैसे हमारा वैंग किंग पीछे की तरफ हटता है उसी वक्त उसकी
कमर के अंदर से एक लेजर बीम निकलती है, वैंकिंग के हाथ पर लगती है जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। वैंकिंग जैसे उसकी कमर की तरफ देखता है तो उस बैंडेड की कमर के ऊपर एक आंख होती है जिसके अंदर से वो लेजर बीम शूट हुई होती है। इस बात से बहुत हैरान होता है कि इसकी पीठ के पीछे भी एक आंख है। वो बैंडेड वैंकिंग से कहता है तुम तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन तुम यहाँ पर मुझसे नहीं बच सकते क्योंकि मेरी आंखें चारों तरफ हैं। और साथ ही वो बैंडेड अपने माथे के ऊपर एक और आंख को निकालता है। अब उसके माथे के ऊपर तीसरी आंख होती है और उस आंख के अंदर से वो एक लेजर बीम को शूट करता है और वैंकिंग से कहता है चाहे तुम यहाँ पर कितने ही तेज क्यों ना हो, तुम यहाँ पर मेरी आंख से नहीं बच सकते, मेरी नजर तो चारों तरफ है। और वो उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वैंकिंग भी नीचे की तरफ गिर जाता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 57 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 58 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तीन बहुत ही पावरफुल बैंडेट्स यंग मास्टर और जिंगजुन के काफिले के ऊपर अटैक करते हैं। वैंकिंग भी उनके सामने टिक नहीं पाता। एक बैंडेट जिसके पास तीसरी आंख भी होती है, वो अपनी तीसरी आंख के साथ लेजर बीम को शूट करता है, वैंकिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। वैंकिंग भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, जबकि वो बाकी के सारे गार्ड्स भी अपने वैंकिंग के पास ही आकर खड़े हो जाती है, जबकि उन तीनों बैंडेट्स ने इन सारे गार्ड्स को चारों तरफ से घेरा होता है। वैंकिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर तो पूरे 3 लोग हैं। साथ ही वो उनसे पूछता है तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहीं पर अंकल वैंग आगे बढ़ते हैं और हंसते हुए कहते हैं तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, पिछले वाले लोगों से तुम काफी ज्यादा बेहतर हो, वो लोग तो बिल्कुल बेकार थे। वैंकिंग, यंग मास्टर और जिंगजुन तीनों ही ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो अंकल वैंग आकर उन गार्ड्स के पास ही खड़े हो जाते हैं। यंग मास्टर हैरान होकर उसे कहता है अंकल वैंग जी आप क्या कह रहे हैं, क्या आप इन बैंडेट्स के साथ मिले हुए हैं। अंकल वैंग यंग मास्टर से कहते हैं मैंने तुमसे पहले भी एक बार कहा था मैं अपने बड़े भाई की बात मानने की जरूरत नहीं है और ना ही इंपीरियल सिटी में जाने की जरूरत है, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना और अब देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब तुम यहाँ पर अपनी जान खो दोगे, तुम मरने वाले हो। वैंकिंग यंग मास्टर से कहता है क्या तुम सभी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर असली गद्दार यही है, यही अंकल वैंग हमारा गद्दार है। वो एल्डर वैंग से कहता है एल्डर वैंग आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम कौन हो, तुम चाहते क्या हो, क्या तुम्हें जरा भी इस बात का डर नहीं है अगर तुमने यहाँ पर यंग मास्टर को मार डाला तो सेकंड प्रिंस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अंकल वैंग उसे कहते हैं क्या तुम जानना चाहते हो कि मुझे मौत का डर क्यों नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे सेकंड प्रिंस से डरता हूँ, क्योंकि मेरे सेकंड प्रिंस से ना डरने की वजह यह है कि मेरे पीछे बहुत ही पावरफुल बंदा है जो कि सेकंड प्रिंस से भी ज्यादा पावरफुल है। मेरा मास्टर ना सिर्फ रॉयल फैमिली वालों को कंट्रोल करता है बल्कि वो 8 ऑफिशियल्स में से नंबर 1 रैंकिंग पर है, इसलिए मुझे यहाँ पर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने यंग मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ और तुम सभी लोग उसे अच्छी तरह से जानते हैं जो कि इस वक्त हमारे ज़ुयू किंगडम का क्राउन प्रिंस है जिसका नाम डॉन वू डाओ है। वैंकिंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर क्राउन प्रिंस को फॉलो करते हो, क्या तुम उसके भेजे हुए एक सर्वेंट हो। अंकल वैंग उसे कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं जहाँ पर तुम्हारी डॉन फैमिली में स्पाई बनकर आया था, वू डाओ ने मुझे यहाँ पर भेजा था तुम्हारी फैमिली पर नजर रखने के लिए। यंग मास्टर और जिंगजुन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यंग मास्टर से कहता है एल्डर वैंग ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते थे, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वैंग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और उन दोनों से कहते हैं यंग मास्टर जिंगजुन मैंने तुम दोनों से पहले भी कहा था कि तुम दोनों भी बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम्हें नहीं पता, तुम लोगों को परख नहीं सकते दूसरे के ज़हन में क्या चल रहा है। अब तुम्हें इस बारे में समझ आई कि जो दुनिया बहुत ज्यादा बुरी है जैसी दिखाई देती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इस बार अगर मैंने इस मिशन को पूरा कर दिया तो क्राउन प्रिंस मुझे ज़ुयू किंगडम के नोबल लोगों में शामिल कर देंगे। पिछले कई साल मैंने क्राउन प्रिंस के लिए एक स्पाई बनकर गुजार दिए हैं, वो भी तुम्हारी एक घटिया सी फैमिली के साथ जहाँ पर तुम सभी लोग रहते थे, लेकिन अब मैं नोबल फैमिली का हिस्सा बन जाऊंगा। साथ ही अंकल वैंग अपने साथ वाले बंदे से कहते हैं चलो जल्दी से इस काम को खत्म करो और यंग मास्टर को मार डालो। बैंडिट उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे रहे हो। अंकल वैंग उसे कहते हैं क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर्स दे सकता हूँ। क्राउन प्रिंस ने तुम लोगों से कहा था कि तुम्हें यहाँ पर मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना है क्योंकि मेरे पास बैज है। बैंडिट उसे कहता है हाँ ये बात तो ठीक है, मेरे पास बैज है, लगता है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। अंकल वैंग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से आप मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो और इसे मार डालो। उसी वक्त वो बंदा अपने लेजर बीम्स को शूट करता है और अंकल वैंग को मार डालता है। अंकल वैंग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और गुस्से के सबसे कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे पर क्यों अटैक कर रहे हो। वो बैंडिट अंकल वैंग से कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम अभी भी हमारे लिए यूजफुल हो। प्रिंस ने हमें ऑर्डर्स दिए थे कि तुम्हें भी साथ ही मार दें क्योंकि अब तुम्हारा कोई भी यूज नहीं रहा। और साथ ही वो वहीं पर नीचे गिर जाता है तो वो बंदा उसके पास से वो कमांड प्लेट ले लेता है और कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम इस कमांड प्लेट को अपने पास रख सकते हो, तुम बहुत ज्यादा बेकार हो। वैन किंग जी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, फिर साथ ही वो सोचता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा यंग हूँ, मेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। वो जल्दी से उठकर उन बैंडिट्स की तरफ आगे बढ़ता है। बाकी के सारे गार्ड्स भी हैरान हो जाते हैं और वो लोग भी, वो बैंडिट्स भी, वो भी काफी हैरान होते हैं कि
चलता हुआ हमारी तरफ क्यों आ रहा है। वैन किंग उस बैंडिट से जाकर कहता है प्लीज मुझे तुम्हें ज्वाइन करने दो, मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं सारी जिंदगी क्राउन प्रिंस के साथ रहूंगा और उनका गुलाम बनकर उनके साथ उनके सारे मिशन को पूरा करूंगा। वो बैंडिट वैन किंग से कहता है तुमने अभी अभी जो भी स्ट्रेंथ दिखाई है और स्किल्स दिखाई है वो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं तुम्हारे पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। वैन किंग उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है मैं तुम्हारा एक कुत्ता हूँ, तुम मुझे अपनी सारी जिंदगी गुलाम बनाकर रख सकते हो, प्लीज मुझे यहाँ पर जान से मत मारना, मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर अपनी वफादारी को साबित कर सकता हूँ। बैंडिट उसे कहता है मुझे ये सारी बकवास बातें सुनने की आदत नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए क्या कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पर भरोसा करूँ तो तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर कुछ करना होगा। और फिर साथ ही वो उसे यंग मास्टर और जिंगजुन की तरफ इशारा करता है। वैन किंग उन सभी की तरफ देखता है, फिर उस बैंडिट से कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं उनके साथ क्या करूँ। बैंडिट उसे कहता है जाओ जाकर उन सभी लोगों को मार डालो, अगर तुमने सभी को मार दिया तो फिर मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर अपने ग्रुप का एक हिस्सा बना लूंगा। तो वैन किंग यहाँ पर पहले जिंगजुन की तरफ देखता है और जैसे वो जिंगजुन की तरफ देखता है वो उसको बचाना चाहता है, लेकिन साथ ही उसे वो सारी बातें याद आती हैं। पिछले कई सालों से वो जिंगजुन के पीछे लगा हुआ है, लेकिन जिंगजुन ने उसे कभी घास नहीं डाली और साथ ही रिसेंटली उसने उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारा था और उसे कहा था कि मुझसे दूर रहो, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो। और ये सारी बातें सोचने के बाद वैन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर जल्दी से वो हंसते हुए उठकर खड़ा हो जाता है। बैंडिट उसे कहता है लगता है कि तुमने अपना फैसला कर लिया, चलो दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। वैन किंग चलता हुआ सीधा जिंगजुन की तरफ आगे बढ़ता है। सारे गार्ड चिल्लाकर उसे कहते हैं कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वैन किंग हंसते हुए जिंगजुन का नाम पुकारता है और उसे कहता है जिंगजुन अब तुम मुझसे कैसे बचोगी। उन गार्ड में से एक गार्ड जो कि आगे खड़ा होता है वो उसे कहता है कैप्टन क्या तुम वाकई में इन बैंडिट्स का साथ देने वाले हो और इस इनोसेंट लड़की को यहाँ पर जान से मारने वाले हो। ऐसी वो आगे बढ़कर कैप्टन को रोकने लगता है। कैप्टन अपने पंजे को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उस बेचारे गार्ड को मार देता है। बाकी के सारे गार्ड्स भी कहते हैं हमारा कैप्टन गद्दार है, यहाँ पर अपने ही एक गार्ड को मार डाला, चलो जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो, यंग मास्टर और जिंगजुन की जान बचानी होगी। जबकि जिंगजुन हंसते हुए उनसे कहता है मैं जितना साल जैंग टाउन के अंदर रहा पर सभी लोग मेरी तारीफ करते थे क्योंकि मैं एक जीनियस था, यहाँ तक कि मैं गार्ड्स का कैप्टन भी बन गया, लेकिन ये लड़की जिसको मैं पसंद करता हूँ इसने कभी भी मुझे पसंद नहीं किया। साथ गार्ड्स आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को मारता जा रहा होता है। वैन किंग गार्ड्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है और जिंगजुन की तरफ ही देख रहा होता है। वो उसे कहता है कई सालों में मुझे जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ मुझे मिलता रहा, जो भी मैंने डिमांड की वो मुझे मिला, जो भी मैं हासिल करना चाहता था वो मुझे मिला, लेकिन इस लड़की ने कभी भी मेरी तरफ इस तरह नहीं देखा। मैंने इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा, मैंने इसकी बहुत ज्यादा केयर की, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसका दिल जीत सकूं, लेकिन इसने कभी भी मेरी तरफ नहीं देखा। और साथ ही वैन किंग उन सारे गार्ड्स को मारते हुए काफी आगे तक पहुंच जाता है। अब सिर्फ एक ही गार्ड बचता है जो कि यंग मास्टर और जिंगजुन के सामने खड़ा होता है। वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों मेरे पीछे रहना। फिर साथ ही वैन किंग चिल्लाकर जिंगजुन से कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर मुझ में कमी क्या है। साथ ही वो चिल्लाते हुए जिंगजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त आखिरी गार्ड उसके सामने खड़ा हो जाता है। गार्ड अपनी बॉडी को उसके सामने करते हुए उसके नाइफ को अपनी बॉडी के अंदर दंसा लेता है और वैन किंग से कहता है बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इस लायक नहीं हो कि जिंगजुन तुम्हें इस सवाल का जवाब दे, तुम्हें जरा भी इस बारे में अंदाजा नहीं है जिंगजुन तुमसे नफरत क्यों करती है, क्योंकि तुम एक बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो, तुम तो एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। साथ ही वो वैन किंग के मुंह के ऊपर थूक देता है। वैन किंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की, तुम्हें लगता है कि मैं एक इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हूँ, और वो उस गार्ड को भी मार देता है। जिंगजुन हिम्मत करती है, यंग मास्टर को पीछे हटा देती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और यंग मास्टर से कहती है यंग मास्टर तुम पीछे रहो। वैन किंग के सामने खड़े होकर उसे कहती है वैन किंग अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मार सकते हो, मैं तुमसे जरा भी नहीं डरती। यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है वैन किंग अगर तुमने इसको मारा तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त बैंडिट लड़की अपने चाबुक को आगे बढ़ाती है, के साथ कला बनाते हुए मास्टर के बाजू पर लपेट लेती है और उसे खींचकर पीछे की तरफ खींच लेती है, उसे खींचकर अपने पास ले आती है और उसे कहती है लड़के तुम्हें यहाँ पर कुछ भी इस तरह का करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुमसे बाद में निपटेंगे। वैन किंग जो कि जिंगजुन के सामने अपनी तलवार लेकर खड़ा होता है वो उसके सामने अपनी तलवार को फेंक देता है और जिंगजुन से कहता है जिंगजुन उस गार्ड ने कहा कि मैं एक मर्द कहलाने के लायक नहीं हूँ। साथ ही वो आगे बढ़ता है और जिंगजुन को उसके दोनों कंधों से पकड़ लेता है और हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। जिंगजुन उसे कहती है तुम ये क्या करने वाले हो। वैन किंग उसके कंधों से उसके कपड़े फाड़ देता है और उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर ये बात साबित करके दिखाऊंगा कि मैं एक मर्द हूँ। यंग मास्टर ये देखने के बाद और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कमीने कहीं के सिस्टर जिंगजुन को छोड़ दो, उसके ऊपर से अपने गंदे हाथ हटाओ। वैन किंग जिंगजुन को वहीं पर नीचे गिरा लेता है और साथ ही लार टपकाते हुए अपनी गंदी सी जुबान बाहर निकालता है और उसे चाटने लगता है और उससे कहता है पिछले कई सालों से तुमने मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर कर लिया, अब मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिंगजुन के हाथ में वहाँ से एक छोटा सा पत्थर लगता है, वो उस पत्थर को हाथ में पकड़ती है, वैन किंग के सर में दे मारती है जिससे वैन किंग पीछे की तरफ गिर जाता है। जिंगजुन जल्दी से उठकर भागना शुरू कर देती है, वो जंगल की तरफ भाग जाती है कि हमारा वैन किंग भी उसके पीछे लग जाता है। बाकी के तीनों गुंडे वहीं पर खड़े होते हैं और कहते हैं अब इसका क्या करें। ने कहा
था कि ये हमें ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन ये तो एक छोटी लड़की को नहीं संभाल पा रहा। बैंडिट लड़की बाकी दोनों से कहती है अब हम लोग क्या करें, क्या इन दोनों को यहाँ पर जिंदा छोड़ दें। हथौड़े वाला उसे कहता है नहीं, मैं इनके पीछे जाता हूँ, मैं इन दोनों को जाकर मार देता हूँ, तुम लोग इस यंग मास्टर से निपटो। जबकि तीसरी आंख वाला बंदा उनसे कहता है नहीं, हम लोग यहाँ पर इस लड़के को नहीं मार सकते क्योंकि ये लड़का हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पर इसी लड़के के लिए आए हैं। बैंडिट लड़की उनसे कहती है मुझे इस लड़के के बारे में जरा भी नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर इस लड़के को क्यों पकड़ने के लिए आए हैं। ये छोटा लड़का है कौन, क्या ये इतना ज्यादा स्पेशल है कि हम सभी लोगों को यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान लेनी पड़ी। तीसरी आंख वाला बैंडिट यंग मास्टर के पास ही बैठ जाता है और उन दोनों से कहता है तो क्या तुम लोगों ने यहाँ पर जूजू की रॉयल फैमिली की ब्लड लाइन के बारे में सुना है। जूजू की रॉयल फैमिली के पास एक ब्लड लाइन है जिसको डोर्स ऑफ सीलिंग कहा जाता है। साथ ही वो उन्हें स्पेशल मार्शल स्पिरिट के बारे में बताता है। वो उन्हें कहता है कहा जाता है कि जब एक कल्टीवेटर सोल लेयर की पीक पर पहुंच जाता है, यानी कल्टीवेशन की पीक पर पहुंच जाता है, उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इतना पावरफुल कि वो उसको एक ब्लड लाइन बना सकता है, यानी कि उसकी ब्लड लाइन आगे चल सकती है। उसके बाद उसके जितने भी बच्चे होंगे उन सभी की बॉडी के अंदर वही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होगी और सेम मार्शल स्पिरिट उन सभी बच्चों के पास भी होगी जो कि उस कल्टीवेटर के पास थी। तो जो फैमिली में भी एक ऐसा ही कल्टीवेटर था जिसने एक ब्लड लाइन को हासिल किया और उसके पास डोर्स ऑफ सीलिंग की मार्शल स्पिरिट थी और उसने इसको ब्लड लाइन बना लिया और उसके बाद से फैमिली के हर मेंबर के पास ये वाली स्पेशल मार्शल स्पिरिट आती जा रही है। इसी वजह से तो डॉन फैमिली पिछले कई सालों से जूजू किंगडम के ऊपर राज कर सकी है। डोर्स ऑफ सीलिंग मार्शल स्पिरिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसी की भी मार्शल स्पिरिट और किसी की भी स्ट्रेंथ को ब्लॉक कर सकती है, उसको कम्प्लीटली सील कर सकती है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 58 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लिन फेंग यहाँ पर आकर कैसे हमारे यंग मास्टर की जान बचाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था पैन किंग जिंगजुन को पकड़ने के लिए उसके पीछे चला जाता है, जबकि वो तीनों गुंडे भी वहीं पर खड़े होते हैं। तो उन्होंने यंग मास्टर को वहां पर पकड़ लिया होता है और उनमें से जो मेन गुंडा होता है जिसके पास 3 आंखें हैं, वो बाकी के दोनों को यंग मास्टर की स्पेशल पावर्स के बारे में बताता है। वो उन्हें कहता है कि इसके पास एक स्पेशल मार्शल स्पिरिट है कि इनकी फैमिली की ब्लड लाइन है, इन सभी के पास स्पेशल मार्शल स्पिरिट है जिसका नाम डोर्स ऑफ सीलिंग है और ये किसी की भी मार्शल स्पिरिट को या फिर उसकी स्ट्रेंथ को सील कर सकते हैं। इसी वजह से इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और पिछले कई सालों से डॉन फैमिली वाले राज करते आए हैं जूजू कैट किंगडम के ऊपर। लेकिन डॉन फैमिली के सभी लोगों के पास जो ब्लड लाइन की पावर ज्यादा डिफरेंट हो सकती है, यानी कि ये स्ट्रेंथ के हिसाब से होती है, किसी के पास कम होती है और किसी के पास ज्यादा होती है। उस बूढ़े आदमी ने हमें जो सीक्रेट लेटर लिखा था उसके अंदर लिखा हुआ है कि इस यंग मास्टर के पास जो मार्शल स्पिरिट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा छुपी हुई पावर है। तो बैंडिट लड़की यंग मास्टर से कहती है इसका मतलब ये बहुत ज्यादा खास है। यंग मास्टर से कहती है चलो जल्दी से अपनी पावर्स हमें भी शो करवा, हम भी तो देखें क्या है डॉन वूजा तुम्हें क्यों पकड़ना चाहता है। जबकि यंग मास्टर चिल्लाकर उन सभी से कहता है नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाने वाला, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे वाला बंदा आगे बढ़ता है और यंग मास्टर से कहता है चलो देखते हैं कि तुम कब तक हमें अपनी पावर्स नहीं दिखाते, तुम्हें अपनी पावर्स हमें शो करवानी पड़ेंगी। और साथ ही वो अपने हैमर को उठाता है और यंग मास्टर के मुंह पर उसे दे मारता है। उसी वक्त यंग मास्टर जल्दी से अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है जिससे वो हैमर वाला बंदा जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। हालांकि यंग मास्टर का अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर रहा होता है। उसके पास डोर्स ऑफ सीलिंग मार्शल स्पिरिट होती है जिस यंग मास्टर ने जिसके 3 डोर्स को अनलॉक किया हुआ है, वो यहाँ पर 3 डोर्स की पावर्स को यूज कर सकता है। वो तीनों बैंडिट्स भी कहते हैं ये तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर रहा है, लेकिन इसकी मार्शल की बहुत ज्यादा प्योर और थिक है। यंग मास्टर भी यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर अपनी डोर्स ऑफ सीलिंग की मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर पाया तो मैं इन तीनों को हरा सकता हूँ और जाकर जिंगजुन को बचा सकता हूँ। मुझे सिस्टर जिंगजुन के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर फेल नहीं हो सकता। लेकिन जैसे वो अपने ऊपर थोड़ा सा जोर डालता है तो उसके नाक के अंदर से खून बहना शुरू हो जाता है और साथ ही वो एक जबरदस्त चीख मारता है। इसी वो वहाँ पर चीख मारता है तो उसकी मार्शल स्पिरिट रिलीज होती है और वहाँ पर उन सभी को जिसे बने हुए 3 डोर्स दिखाई देते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर खुद ही वहाँ पर कोलैप्स हो जाता है क्योंकि वो इतनी पावर्स को खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन हमारे वैन किंग का दिखाया जाता है। वैन किंग जिंगजुन को ढूंढता हुआ झाड़ियों की तरफ जाता है, जबकि हमारी जिंगजुन वहीं पर झाड़ियों के अंदर छुपी होती है। वैन किंग उसे कहता है जिंगजुन तुम कहाँ पर छुपी हुई हो, मैं तुम्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहा, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा। लेकिन जिंगजुन बेचारी झाड़ियों के अंदर छुपी होती है और साथ ही उसने अपने मुंह पे हाथ रखा होता है। उसी वक्त एक छोटा सा कीड़ा उसके हाथ के ऊपर चढ़ जाता है जिसको झटकने के चक्कर में उसकी आवाज निकलती है और जिंगजुन और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसी वक्त वैन किंग उसके पास आ जाता है। जिंगजुन जल्दी से सामने की तरफ भागना शुरू करती है। वैन किंग उसे पीछे से पकड़ता है, वो उसके कपड़ों को पीछे से पकड़ता है तो जिंगजुन के कपड़े फट जाते हैं, लेकिन वो फिर से भाग जाती है। वैन किंग पागलू की तरह उसके पीछे लग जाता
जाता है और उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता है। यहीं पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। लिन फेंग पीछे से आता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारते हुए उसे ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। फिर साथ ही उसके सर को पकड़ता है और उसे उठाकर पीछे की तरफ पटक देता है। तो लिन फेंग उसे पीछे की तरफ पटकने के बाद उसके ऊपर ही बैठ जाता है और साथ ही उसके मुंह के ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है। वो उसके मुंह पर इतने ज्यादा पंचेस मारता है कि वैन किंग का पूरा चेहरा सूज जाता है। और उसके बाद हमारा लिन फेंग उसको फिर से कॉलर से पकड़ता है और ऊपर की तरफ उठाते हुए एक जबरदस्त किक मारता है और इसे इतनी जबरदस्त किक मारता है कि वैन किंग उड़ता हुआ काफी सारे पेड़ों को तोड़ता हुआ पीछे पानी में जाकर गिरता है और वहीं पर वो डूब जाता है। तो वैन किंग के मरने के बाद हमारा लिन फेंग आगे बढ़ता है, अपना कोट उतारता है और जिंगजुन को पहना देता है। उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? अब सब कुछ ठीक है, अब तुम्हें और ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जिंगजुन भी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ से वैन किंग भी आ जाती है। वैन किंग ये सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। उसे लगा ही था कि लिन फेंग एक अच्छा इंसान है और उसने अपनी आंखों से देख लिया कि लिन फेंग वाकई में एक अच्छा इंसान है। जिंगजुन हमारे लिन फेंग के साथ ही लिपट कर रो रही होती है कि उसी वक्त उसे यंग मास्टर की याद आती है। वो अपने ब्रदर लिन फेंग से कहती है, ब्रदर लिन फेंग जल्दी से वापस जाना होगा, यंग मास्टर खतरे में हैं। वो तीनों बैंडिट्स वहाँ पर यंग मास्टर को पकड़े हुए हैं। लिन फेंग उसे कहता है, मुझे सारी बात बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या। जिंगजुन उसे कहती है, अंकल वैंग ने हमें धोखा दिया है। अंकल वैंग प्रिंस वू डाओ के साथ मिले हुए हैं और उसकी तरफ से काम कर रहे थे और उसने हमें यहाँ पर फंसा दिया। पहले जिन बैंडिट्स ने हमारे पर अटैक किया था वो सभी भी उसी के बुलाए हुए थे। इस वजह से उसने जानबूझकर तुम्हें हमसे अलग कर दिया क्योंकि उसे पता था कि तुम स्ट्रांग और तुम बाद में भी उसका काम बिगाड़ दोगे। लिन फेंग जिंगजुन से कहता है, मुझे अब सारी बात की समझ आ गई है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब ये सारा मसला मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। ऐसे लिन फेंग उस यंग मास्टर की तरफ जाने लगता है। वैन किंग उसे कहती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? अब हमने उन तीनों बैंडिट्स को वहाँ पर से आते हुए देखा था तो तभी मैंने महसूस कर लिया था कि उनकी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है और वो तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम अकेले उन तीनों का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लिन फेंग उसे कहता है, तो क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरे लिए परेशान हो रही हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही वो उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं लिन फेंग हूँ, मैं इस तरह के खतरे से घबराता नहीं हूँ। मैं यहाँ पर डर कर बैठ जाऊंगा तो फिर मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे कैसे बढ़ा पाऊंगा। और साथ ही वो वहाँ से तलवार उठाता और कहता है, ये बात सच है कि वो वीक नहीं है लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन यंग मास्टर का दिखाया जाता है। यंग मास्टर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद खुद ही वहाँ पर गिर जाता है और वो बैंडिट्स उसके पास ही खड़े होते हैं। वो लोग कहते हैं, लड़का तो अपनी डोर्स ऑफ सीलिंग की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये तो अच्छी बात है, वरना इसने हमारी पावर्स को हिल कर देना था और हम मुश्किल में पड़ जाते। जबकि यंग मास्टर अभी भी जिंगजुन के बारे में सोच रहा होता है और काफी ज्यादा परेशान होता है। बैंडिट लड़की कहती है, अब हम इस लड़के का क्या करेंगे? 3 आंख वाला बंदा आगे बढ़ता है, पता नहीं ये लोग जहाँ पर इसको मारने वाले हैं या फिर इसको उठाकर लेकर जाने वाले हैं, लेकिन उन सभी के आधे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। वो हमारे यंग मास्टर के करीब खड़े हो जाते हैं। जैसे वो उसके करीब खड़े होते हैं उसी वक्त लिन फेंग यंग मास्टर के शैडो में से निकलता है और उन तीनों के ऊपर अटैक करता है। वो तीनों ही जंप करते हुए जल्दी से पीछे की तरफ हट जाते हैं और हमारा लिन फेंग यंग मास्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर की ये हालत करने की? वो तीनों भी लिन फेंग को देखते पहचान जाते हैं और कहते हैं, ये तो वही लड़का है, इसको हम लोग वहाँ पर रास्ते में मिले थे, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लिन फेंग उनसे कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम तीनों वाकई में एक्सपर्ट्स हो, तुमने बड़ी स्पीड के साथ मेरे अटैक को डॉज कर लिया। तुम लोग कोई कॉमन से बैंडिट्स नहीं हो बल्कि तुम तो प्रोफेशनल्स हो। बैंडिट लड़की अपने हाथ के ऊपर देखती है तो लिन फेंग की तलवार घुमाने की वजह से उसके हाथ के ऊपर काट लगा होता है। 3 आंख वाला बैंडिट लिन फेंग से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर यही मशवरा दूंगा कि हमारे मसले में मत पड़ो, तुम यहाँ से चले जाओ, ये मसला तुम्हारा नहीं है, हम इस यंग मास्टर के लिए यहाँ पर हैं। लिन फेंग उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ से जाने यहाँ पर आने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? हैमर वाला बंदा जल्दी से आगे बढ़ता और कहता है, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इस जंगली बिल्ले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ जाता है और साथ ही यंग मास्टर से कहता है, जाओ जाकर कहीं पर छुप जाओ। तो लिन फेंग अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है, जबकि सामने से वो बंदा अपने हैमर को घुमाते हुए अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग सामने की तरफ से अपने 9 हैवी वेव्स मूव को यूज करते हुए उसके साथ अपनी पावर्स को टकराता है। हैमर वाला बैंडिट भी जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है, इसने तो मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया। वो फिर से अपने हैमर को घुमाता है और इस बार वो पहले से डबल पावर के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए ऊपर की तरफ जंप चला जाता है। उसे कहता है, तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, लेकिन इसका क्या फायदा जबकि तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। हमें क्यों लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव पावर को ब्लॉक करूंगा जबकि मैं आसानी से इसको डॉज कर सकता हूँ। तो लिन फेंग हवा में जंप करने के बाद अपनी तलवार को घुमाते हुए बाकी के दोनों बैंडिट्स के ऊपर स्लैशेस लगाता है। तो लिन फेंग नीचे उतरने के बाद उन तीनों से कहता है, टाइम वेस्ट करना बंद करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम तीनों एक साथ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो। 3 आंख वाला बैंडिट कहता है, ऐसा कि इसने कहा है, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है, चलो चलो जल्दी से तीनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। और वो तीनों एक साथ मिलकर लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। सबसे पहले लिन फेंग 3 आंख वाले बैंडिट के अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। सेम उसी वक्त वो लड़की अपने हंटर के साथ उसके ऊपर अटैक करती है और हैमर वाला बंदा भी अपने हैमर से उसके ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग भी जल्दी से पीछे हट जाता है क्योंकि लिन फेंग को भी नहीं पता कि इसके पास 3 आंखें हैं, जो मैं कह रहा हूँ। कहता है, ये 3 आंख वाला बंदा ये तो
काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी दोनों से ज्यादा इसके साथ फाइट करना मुश्किल है। जबकि वो भी कह रहा होता है लगता है कि इसको हमने कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है। हंटर वाली लड़की जल्दी से अपने हंटर को आगे बढ़ाती है और लिन फेंग को वहाँ पर बाइंड करने की कोशिश करती है। सेम उसी वक्त हैमर वाला बंदा पीछे से निकलता है और लिन फेंग के ऊपर अपना हैमर घुमाकर अटैक करता है। वो तीनों उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। लिन फेंग अपनी तलवार को वापस से अपनी म्यान में रख लेता है क्योंकि लिन फेंग यहाँ पर अपनी स्वर्ड टेकिंग मूव को यूज करने वाला है, ड्रॉ स्वर्ड मूव को यूज करने वाला है। वो जैसे उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, लिन फेंग अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है इतना डिस्टेंस काफी है, और साथ ही वो बड़ी स्पीड से अपनी तलवार को बाहर निकालता है और स्लैश लगाता है। यहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वो तीनों जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटते हैं कि हैमर वाले बंदे का हैमर भी कट जाता है और साथ ही उसका बाजू भी कट जाता है। हंटर वाली लड़की के पेट के ऊपर भी एक कट लगता है, जबकि वो तीसरा 3 आंख वाला बैंडेड वो बिल्कुल ठीक होता है, उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बैंडेड कहता है इस लड़की के पास तो काफी अच्छे तलवारबाजी के स्किल्स हैं, लगता है कि हमें दूर रहकर इस पर अटैक करना होगा। तो हैमर वाला बंदा जिसका अब एक बाजू काट चुका है, वो अपने पेट के अंदर सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और उसका पेट बड़ा सा फूल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो फटने वाला है, लेकिन असल में वो फटने वाला नहीं है, बल्कि वो अपनी मार्शल स्पिरिट को अपने मुंह में इकट्ठा करने के बाद सामने की तरफ एक एनर्जी बॉल फेंकता है, हमारे लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है तो वो बैंडेड लड़की वो जल्दी से अपने हंटर को करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करती है, तो उसका हंटर एक मार्शल स्नेक स्पिरिट बन जाता है। अब क्योंकि उसके हंटर के अंदर जान आ चुकी है, वो एक स्नेक बन चुका है, इसलिए वो अपनी कॉन्शियसनेस के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक कर सकता है। लिन फेंग बार बार साइड पर होते हुए उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है और आगे पर जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। इसी तरह लिन फेंग जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है, उसी वक्त वो हैमर वाला बंदा अपने एनर्जी बॉल के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग अपने हाथ को सामने करते हुए फिर से अपनी 9 हैवी वेव्स को यूज करते हुए उसकी एनर्जी बॉल के साथ अपनी एनर्जी को टकराता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और लिन फेंग भी जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। लिन फेंग कहता है इस बंदे के पास जो मार्शल स्पिरिट है वो डिस्ट्रक्टिव टाइप की है, अगर मैं अपनी 9 हैवी वेव्स को यहाँ पर यूज नहीं करता तो इसने तो मेरे चीथड़े उड़ा देने थे। जबकि 3 आंख वाला बैंडेड अपने दोस्त से कह रहा होता है अपने आप को रोको, यहाँ पर अगर तुमने बार बार इसी मूव को यूज किया तो तुम खुद ही यहाँ पर अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा लोगे। जबकि वो हैमर वाला बंदा तो सुनने को तैयार ही नहीं होता, वो कहता है इसने मेरा बाजू काटा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, और वो अपने मुंह के अंदर फिर से एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या लिन फेंग इन तीनों को यहाँ पर हरा पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 60 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग उन तीनों मेन बैंडेट्स के साथ फाइट कर रहा होता है और वो उनके ऊपर अटैक करते हुए एक बैंडेट का बाजू काट देता है कि वो अपने मुंह के अंदर एनर्जी बॉल्स बनाकर लिन फेंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लिन फेंग उसके एनर्जी बॉल्स को वहाँ पर अवॉइड कर रहा होता है, वो बार बार साइड पर जंप करते हुए उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ से वो हंटर लड़की उसने अपने हंटर को स्नेक बना लिया है और वो अपने स्नेक के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक कर रही होती है। लिन फेंग जंप करते हुए दूसरे वाले के एनर्जी बॉल्स को वहाँ पर डॉज कर रहा होता है। यहीं पर लिन फेंग भागता हुआ सीधा उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त सामने से वो एनर्जी बॉल आ रहा होता है, तो लिन फेंग अपने शैडो क्रॉस मूव को यूज करते हुए उस लड़की के सामने से उसे बाय करते हुए गायब हो जाता है। जबकि वो एनर्जी बॉल सीधा आकर उस लड़की के साथ टकराता है और एनर्जी बॉल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो लड़की वहीं पर उसके साथ जलकर खाक हो जाती है। ये देखकर हैमर वाला बैंडेट भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसने अपनी ही दोस्त को मार डाला, वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। जबकि हमारा लिन फेंग अपने शैडो क्रॉस मूव को यूज करते हुए जल्दी से उसके पीछे वाली साइड पर आ जाता है और अपनी तलवार को निकाल कर ऊपर अटैक कर देता है। तो बैंडेट जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है वो अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। लिन फेंग ने यहाँ पर एक ही साथ में 2 वाले बैंडेट्स को मार दिया, अब सिर्फ वो 3 आंख वाला बैंडेट ही बचा है। वो कहता है ये दोनों तो बिल्कुल बेकार निकले। जबकि लिन फेंग उसे कहता है तो दूसरा भी गया, अब सिर्फ तुम बचे हो, अब तुम्हारी बारी है। जबकि वो बैंडेट जल्दी से अपने माथे वाली तीसरी आंख को एक्टिवेट करता है और उसमें से लेजर को शूट करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग के शैडो का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि लिन फेंग जहाँ पर शैडोज में छुपा हुआ है वो बार बार उसके शैडोज के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग कहता है लगता है कि इसको पता चल गया है कि मैं यहाँ पर शैडोज में छुपा हुआ हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब शैडो क्रॉस मूव इसके ऊपर काम करेगा। लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ घूमते हुए उसकी पीछे वाली साइड पर चला जाता है और कहता है अपनी लेजर बीम को एक्टिवेट किए हुए ये पीछे की तरफ घूमने में काफी ज्यादा टाइम लगा रहा है, मैं पीछे वाली साइड पर जाकर इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। लेकिन जैसे लिन फेंग उसकी पीछे वाली साइड पर अपीयर होता है उसी वक्त वो अपनी बैक के ऊपर अपनी आंख को अपीयर करता है और उसके अंदर से लेजर के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग जल्दी से साइड पर हटते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है। इसी वक्त लिन फेंग के ऊपर एक
और लेजर से अटैक होता है और साथ ही बहुत सारे लेजर्स के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है। लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है और सामने की तरफ देखता है कितने सारे लेजर्स कहाँ से आ रहे हैं। तीसरी आंख वाला बैंडेट जल्दी से अपने कपड़े फाड़ देता है तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत सारी आंखें निकल आती हैं। ये उसकी स्पेशल मार्शल स्पिरिट है, वो अपनी पूरी बॉडी के ऊपर आंखें निकाल सकता है और इन सारी आंखों के अंदर से वो लेजर बीम्स को शूट कर सकता है। वो लिन फेंग से कहता है मेरी पूरी बॉडी के ऊपर आंखें हैं, इसका मतलब ये है कि तुम कहीं पर भी छुप नहीं सकते और किसी भी ब्लाइंड स्पॉट से मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो लिन फेंग उसकी तरफ देखता और कहता है ये तो बहुत ज्यादा भद्दा दिखाई देता है, मुझे तो उल्टी आ रही है, लेकिन ये अपनी आंखों को यूज करते हुए हर तरफ देख सकता है और इनके अंदर से लेजर बीम्स को भी शूट कर सकता है। क्या मल्टीपल आईज वाला बैंडेट उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो जो मेरी ट्रू फॉर्म को यहाँ पर देख पाए हो, क्योंकि आज से पहले मैंने जिसको भी अपनी ट्रू फॉर्म दिखाई है वो देखने के बाद जिंदा नहीं बचा। और फिर साथ ही वो अपनी सारी आंखों के अंदर से बहुत सारे लेजर बीम्स को निकालता है और लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग भागना शुरू करता है, अपनी तलवार के साथ उसकी लेजर बीम्स को वहाँ पर डिफ्लेक्ट कर रहा होता है और उन सभी लेजर बीम्स को डिफ्लेक्ट करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि उनमें से कुछ लेजर बीम्स उसके कंधे और उसके टांग के ऊपर लगती हैं। लिन फेंग कहता है इस तरह ये अपनी पूरी बॉडी से लेजर बीम्स को शूट कर रहा है, मैं इसके करीब नहीं पहुंच पाऊंगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े पहले अपनी इल्यूजनरी बीस्ट वाली मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है और उसको वहाँ पर इल्यूजन में डाल देता है। फिर साथ ही वो अपनी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट को रिलीज करता है और डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट का बना हुआ एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है। लिन फेंग उसे कहता है तुम भी बहुत ज्यादा लकी हो जो यहाँ पर मेरी ट्रू स्पिरिट फॉर्म को देख पा रहे हो। आइस वाला बैंडेट कहता है लगता है कि ये इसका ट्रम्प कार्ड है, इसकी मार्शल स्पिरिट तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम्हारे पास और भी कोई स्किल्स हैं? अगर तुम्हारे पास है तो जल्दी से उन्हें शो करवा दो क्योंकि इसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला। बैंडेट उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें अपना फाइनल मूव दिखाता हूँ। आज से पहले मैंने ये वाला मूव किसी को नहीं दिखाया। और साथ ही वो अपनी बॉडी के ऊपर उसकी जितनी भी आंखें होती हैं वो उन सभी को इकट्ठा करता है और अपनी चेस्ट के ऊपर एक बड़ी सी आंख निकाल लेता है। लिन फेंग उसे कहता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं कि तुम्हारी ये बड़ी सी आंख से निकलने वाली लेजर बीम यहाँ पर मेरा मुकाबला कर पाती है या नहीं, तुम्हारी मार्शल स्पिरिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरी मार्शल स्पिरिट। तो बैंडेट वहाँ पर अपनी बड़ी सी आंख के अंदर से एक बड़ा सा एनर्जी बॉल निकालता है और इसके साथ शायद ये सेंटीपीड है, यानी ये सेंटीपीड यहाँ पर क्यों है, लेकिन उसकी एनर्जी से वहाँ पर लेजर बीम निकलने की बजाय एक बड़ा सा एनर्जी बॉल निकल आता है। उसी एनर्जी बॉल के साथ वो सेंटीपीड मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ से हमारा लिन फेंग अपनी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट के साथ एक बड़ी सी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, उसको स्लैश लगाता है। ऐसी लिन फेंग की मार्शल स्पिरिट वहाँ पर स्लैश लगाती है, बड़ी सी सेंटीपीड वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वो धमाका वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। आसपास के सारे पेड़ भी टूट जाते हैं, जबकि हमारा यंग प्रिंस वहीं पर एक पेड़ के पीछे से निकलता है, उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। वो सामने की तरफ देखता है और तीसरी आंख वाला बैंडेट और साथ में ब्रदर लिन फेंग दोनों ही वहाँ पर ग्राउंड पर गिरे पड़े होते हैं। तुम्हारा यंग मास्टर भागता हुआ सीधा लिन फेंग के पास चला जाता है, वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। जबकि उसी वक्त वो बैंडेट उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है देखो मैंने तुम्हें हरा दिया। जैसे ही वो थोड़ा सा चलकर आगे की तरफ बढ़ता है यंग मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बैंडेट वहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उसे कहता है मैंने तुम्हें हरा दिया और फिर से वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वहीं पर गिरकर मर जाता है। यंग मास्टर भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये बंदा यहाँ पर मर गया? उसी वक्त लिन फेंग उसे कहता है लिटिल ब्रदर जल्दी से मेरे बाजू के ऊपर से उठो, तुम मेरे बाजू के ऊपर बैठे हुए हो। यंग मास्टर जल्दी से पीछे की तरफ फट जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम अभी तक जिंदा हो। वो लिन फेंग को उठाकर एक पेड़ के साथ बिठा देता है और साथ ही उसके बाजू के ऊपर पट्टी भी कर देता है। और लिन फेंग से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं अपने साथ कुछ मेडिसिन लेकर आया था, ये मेडिसिन अब तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। फिर साथ ही वो लिन फेंग से पूछता है ब्रदर अब मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? लिन फेंग उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर साथ ही लिन फेंग उसे इस बारे में बताता है कि जिंगजुन बिल्कुल ठीक है और वो मैंकिंग के साथ है और वो दोनों वहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, इसलिए तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। यंग मास्टर लिन फेंग से कहता है एल्डर ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। लिन फेंग से कहता है नहीं तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब जबकि तुमने मुझे ब्रदर कह दिया है तो तुम्हें ये सब कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें थैंक्स बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो यंग मास्टर ये बात सुनने के बाद वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है। लिन फेंग उसे कहता है यंग मास्टर अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हो? यंग मास्टर से कहता है यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग मेरी वजह से मारे गए क्योंकि वो लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे। इस जितने भी गार्ड थे वो सभी मेरे अंकल्स की तरह थे और वो सभी लोग यहाँ पर मेरी वजह से मर गए हैं। साथ ही यंग मास्टर रोना शुरू कर देता है। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचकर उदास होने की जरूरत नहीं है, सभी लोग तुम्हारे गार्ड से और तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर थे, ये उनकी ड्यूटी थी तुम्हारी रक्षा करना। इन्हें एक बार मुझसे कहा था कि इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग को ही जीने का हक है। हम जिस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में रहते हैं यहाँ पर अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फिर तुम किस दूसरे स्ट्रॉन्ग इंसान के हाथों से मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि तुम अपने आसपास जितने भी करीबी तुम्हारे प्यारे लोग हैं उन सभी की तुम रक्षा कर सको। और साथ ही लिन फेंग उसे थम्स अप करता है, ये देखकर हमारा यंग मास्टर भी चीयर अप हो जाता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसके पास एक
लक्ष्य है कि उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। जिंगजुन और मैंकिंग भी वहाँ से निकल कर आ जाती है। यंग मास्टर उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिंगजुन भागते हुए अपने यंग मास्टर के पास आ जाती है। लिन फेंग भी उनसे कहता है तो फाइनली तुम दोनों भी जहाँ पर पहुंची आई, सारा शो खत्म हो गया, तुम लेट हो गई हो। मैंकिंग लिन फेंग की तरफ देखकर सोच रही होती है ये लड़का तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसको कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया, इसने तो उन तीनों को हरा दिया। जबकि लिन फेंग मुस्कुराते हुए मैंकिंग से कहता है तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो। लिन फेंग उनसे कहता है चलो अब जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो चलो जल्दी से हम लोग जूजू के किंगडम की तरफ निकलते हैं। मास्टर से कहता है लिन फेंग तो क्या तुम अपनी इंजरीज के साथ घोड़े पर बैठ पाओगे। लिन फेंग उसे कहता है ये तो बस छोटी मोटी चोटें हैं, लेकिन साथ ही फिर से उसका पासू दर्द करना शुरू हो जाता है। साथ ही हमारा नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह का होता है। इनके पास 2 घोड़े होते हैं और दोनों घोड़ों के ऊपर वो 4 लोग बैठे होते हैं। एक घोड़े को जिंगजुन चला रही होती है और उसके पीछे यंग मास्टर बैठा होता है, जबकि दूसरे घोड़े के ऊपर मैंकिंग बैठी होती है, वो घोड़े को चला रही होती है, जबकि हमारा लिन फेंग उसके पीछे घोड़े के ऊपर खड़ा होता है। यंग मास्टर कहता है मैंने पहले कभी किसी को इस तरह घोड़ा चलाते हुए नहीं देखा। लिन फेंग ने अपना एक हाथ मैंकिंग के कंधे पे रखा होता है और साथ ही घोड़े के ऊपर खड़ा होकर वो उसे घोड़ा चलाना सिखा रहा होता है। वो उसे साथ साथ बता रहा होता है कि तुमने कैसे इस घोड़े को चलाना है। मैंकिंग उसे कहती है घोड़ा चलाना इतना भी इतना मुश्किल नहीं है, मुझे तो ये बहुत ही आसानी से आ गया है। जबकि लिन फेंग सोच रहा होता है ये लड़की कुछ ज्यादा ही अजीब है, इसने मुझे घोड़े के ऊपर बैठने नहीं दिया और मुझे घोड़े पर खड़े रहने का कहा, जबकि सिर्फ एक ही हाथ में इसके कंधे के ऊपर रख सकता हूँ और यहीं पर खड़े रहकर मैं इसको घोड़ा चलाना सिखा सकता हूँ। हालांकि इसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसे इतना पता है कि किसी को अपने पीछे नहीं बैठने देना। लिन फेंग उसे कहता है तुम तो वाकई में काफी ज्यादा तेज हो और तुमने बहुत ही जल्दी से घोड़ा चलाना सीख लिया है। मैंकिंग लिन फेंग की बात सुनने के बाद उसे कहती है क्या तुम घोड़े के ऊपर बैठना चाहोगे। लिन फेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में तुम ऐसा चाहती हो। मैंकिंग उसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझे बाहर की दुनिया की कहानी सुनाना होगी, अगर तुम मुझे बाहर की दुनिया की कहानी सुनाओ और वो मुझे पसंद आएगी तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर बैठने दूंगी। लिन फेंग उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये एक बाहर की दुनिया की एक कहानी सुनाता हूँ। साथ ही लिन फेंग हमें बताता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारी कहानियां सुन रखी हैं जब मैं छोटा बच्चा था, उनमें से काफी सारी कहानियां मैं इसको सुना भी सकता हूँ। तो लिन फेंग यहाँ पर उसे व्हाइट स्नेक के बारे में कहानी सुनाता है। लिन फेंग की कहानी काफी ज्यादा लंबी होती है। लिन फेंग उसे कहानी सुना रहा होता है और इसी कहानी सुनाने के दौरान ही वो वहीं पर घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। मैंकिंग उसे कुछ भी नहीं कहती, वो उसे सारी कहानी सुना देता है और कहानी सुनाने के बाद लिन फेंग उसे कहता है मुझे बताओ कि तुम्हें ये कहानी कैसे लगी, मैंने तुम्हें सारी की सारी कहानी सुना दी है। जबकि जिंगजुन अपने घोड़े को बहुत ही तेजी के साथ भगा रही होती है। यंग मास्टर से कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने घोड़े को इतनी तेजी से क्यों भगा रही हो, मुझे भी उसकी कहानी सुननी थी। मैंकिंग कहानी सुनने के बाद लिन फेंग से कहती है तो क्या तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। लिन फेंग उसे कहता हाँ मेरी कहानी खत्म हो गई। मैंकिंग उसे कहती है लेकिन तुम यहाँ पर बैठ क्यों गए हो, तुम्हें तो ये कहानी खड़े होकर सुनानी थी, मैंने तुमसे कहा था अगर मुझे तुम्हारी कहानी पसंद आई उसके बाद मैं तुम्हें बैठने दूंगी। लिन फेंग एक लंबी सांस लेता और कहता है लगता है कि इस लड़की को मनाना इतना भी आसान नहीं है। वो उसे कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक और कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हें ये कहानी पसंद आती है या नहीं। तो हमारी नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हम लोग जूजू किंगडम से करेंगे, यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 60 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 61 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड की शुरुआत जूजू किंगडम से होने वाली है। लिन फेंग और बाकी के तीनों लोग जूजू किंगडम में पहुंच जाते हैं। तो यहीं पर जूजू किंगडम के गेट्स के बाहर का सीन दिखाया जाता है। काफी सारे बच्चे गेट्स के बाहर खड़े होते हैं और कहते हैं लगता है कि हम सभी लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं। जूजू किंगडम के दरवाजे अभी तक बंद है, दरवाजों को खोला नहीं गया, इसलिए हमें यहीं पर रुककर इंतजार करना होगा। सभी लोग यहाँ पर फंक्शन के लिए आए हैं क्योंकि जूजू अकेडमी यहाँ पर ओपन होने वाली है। जूजू सेक्रेड अकेडमी, जिसको पहले मूनलाइट अकेडमी भी कहा जाता रहा है। तो ये सभी बच्चे यहाँ पर खड़े होते हैं ताकि दरवाजे ओपन हो और ये सभी लोग अंदर जा सके और जाकर देखें कि नई अकेडमी में कौन कौन से पावरफुल बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं। तो उनमें से एक कहता है मैंने सुना है कि इस बार 8 ऑफिशियल्स भी यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि 6 ऑफिशियल्स तो पहले से जूजू किंगडम के अंदर रहते हैं, क्योंकि 2 ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो कि बाहर से हैं, वो दोनों भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो उसी वक्त उन्हें आसमान के ऊपर एक बड़ा सा स्पिरिट पंछी उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो लोग कहते हैं देखो वहाँ पर एक बड़ा सा पंछी है। उनमें से कहता है क्या ये बड़ा सा पंछी एक पेंग है, जैसा कि हमने कहानियों में सुना है। दूसरा उसे कहता है नहीं, ये बड़ा सा पंछी एक जायंट रॉक है कि हाउजू सेक्टर के यंग मास्टर का है, जिसका नाम ऑफिशियल चू ज़ैन है। तो यहीं पर दूसरा ग्रेट ऑफिशियल भी आ जाता है, ग्रेट यंग मास्टर। इनको 8 यंग मास्टर या फिर ग्रेट ऑफिशियल्स भी कहा जाता है। दूसरा यंग मास्टर माउंटेन विलेज से है, वो लड़का भी यहाँ पर आ जाता है जो कि हवा के ऊपर चल रहा होता है और वहीं पर उड़ता हुआ आता है कि ये आइस माउंटेन विलेज से है, इसी वजह से ये आइस की पावर्स को यूज कर सकता है। तो ये अपने पाँव के नीचे से हवा को फ्रीज कर देता है, जिसके ऊपर ये पाँव रखते
फेंकते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये बिल्कुल मून वॉक की तरह है। तो सभी बच्चे कहते हैं अब ये लड़का कहाँ से आ गया, तो काफी ज्यादा फास्ट है और ये भी दीवार के ऊपर दूसरी तरफ जा रहा है। तो इस लड़के का नाम जू लाओ है। जू लाओ और चू जैन दोनों ही दीवार के दूसरी तरफ चले जाते हैं किंगडम के अंदर। तो सभी बच्चे कहते हैं ये तो वाकई में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इनके लिए तो दीवारें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो दीवारों को पार करते हुए अंदर चले गए हैं, जबकि हम सभी को यहीं पर रुककर इंतजार करना होगा। तो हमारा नेक्स्ट सीन एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जिसका नाम किंग्स इन रेस्टोरेंट होता है, क्योंकि वो सिटी गेट के काफी ज्यादा करीब होता है। इसी वजह से सभी लोग वहीं पर उसी रेस्टोरेंट के अंदर ही जाते हैं। यहाँ पर जो रेस्टोरेंट ओनर होती है वो उन सभी से कहती है अब क्योंकि गेट्स अभी तक ओपन नहीं है तो आप सभी लोग यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। तो हमारा लिनफेंग अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचता है। वेटर उसे कहता है डियर गेस्ट आपके लिए मैं कितनी ज्यादा सीट्स को बुक करवाऊं। लिनफेंग उसे कहता है हमारे लिए पूरी 4 सीट्स को बुक करो। तो वो 4 लोग होते हैं तो उनको वहाँ पर 4 सीट्स मिल जाती हैं। लिनफेंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। होटल की जो ओनर होती है जिसका नाम किंग्स इन है वहीं पर पर्दे के पीछे बैठी होती है और अपना वायलिन बजा रही होती है। वहाँ पर बैठने के बाद लिनफेंग यंग मास्टर से कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है ज़ूजू इंपीरियल सिटी का जो क्राउन प्रिंस है उसने तुम्हें मारने के लिए इस पर असैसिन्स भेजे थे, क्योंकि तुमने यहाँ पर अपने सेकंड ब्रदर की बात मानकर इंपीरियल सिटी में आने का फैसला किया था, इसी वजह से वो तुम्हें मरवाना चाहता है। यंग मास्टर से कहता है प्लीज जरा आराम से बात करो, यहाँ पर ज़ूजू इंपीरियल सिटी में सभी लोग यंग मास्टर के जानने वाले हैं, कोई भी इसको जाकर बता सकता है। यंग मास्टर लिनफेंग से कहता है हाँ मुझे भी यही पता चला है कि क्राउन प्रिंस मुझे मरवाना चाहता है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने सेकंड ब्रदर की बात मानकर इस सिटी में आया हूँ। साथ ही मुझे एक और बात पता चली है कि ये सभी लोग मुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर भी ब्लड लाइन मार्शल स्पिरिट है। हमारे पास जो ब्लड लाइन मार्शल स्पिरिट है उसको डोर्स ऑफ सीलिंग कहा जाता है। क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा जालिम और बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि कोई भी उसको डिसोबे नहीं कर सकता, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता। मेरा सेकंड ब्रदर भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। क्राउन प्रिंस वाकई में गिफ्टेड और टैलेंटेड लड़का है। उसके पास जो डोर ऑफ सीलिंग की पावर है वो 6 डोर्स की पावर्स को यूज कर सकता है और आज तक कोई भी हमारे में से 6 डोर्स की पावर्स को अनलिश नहीं कर पाया। इसी वजह से उसकी मार्शल स्पिरिट बहुत ज्यादा डेंजरस है, भी लोगों को उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। लिनफेंग हैरान होकर उसे कहता है ये कौन सी मार्शल स्पिरिट है डोर्स ऑफ सीलिंग, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यंग मास्टर से कहता है ब्रदर लिनफेंग जरा इस तरफ देखो, मैं तुम्हें अपनी पावर्स का एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। अपने हाथ के ऊपर अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है तो वो उसे अपनी पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाता है। यंग मास्टर से कहता है ये वाली स्पेशल मार्शल स्पिरिट ये हमारी ब्लड लाइन में है, जैसे जैसे हमारे वंशज आगे बढ़ते जाते हैं उन सभी के पास सेम मार्शल स्पिरिट होती है, लेकिन ये मार्शल स्पिरिट को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं अभी तक सिर्फ 3 डोर्स को ही कंट्रोल कर सकता हूँ। लिनफेंग जब उसकी मार्शल स्पिरिट को रिलीज होता हुआ देखता है वो कहता है ये वाली मार्शल स्पिरिट तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और एंशियंट लगती है। साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि मैंने इस तरह की मार्शल स्पिरिट को पहले भी महसूस किया है। उसी वक्त उसे अपने फादर की याद आती है। लिनफेंग कहता है मेरे फादर के माथे के ऊपर एक निशान है और उनके माथे के अंदर से जो की पावर रिलीज होती है वो भी सेम बिल्कुल इसी के जैसी होती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे फादर का इंपीरियल सिटी ऑफ ज़ूजू के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉन फैमिली के साथ मेरे फादर का कोई झगड़ा चल रहा है? अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे फादर की जान भी खतरे में होगी। जल्दी से जल्दी अपने फादर के पास वापस जाना होगा ताकि मैं उनकी रक्षा कर सकूं। यंग मास्टर लिनफेंग से कहता है ब्रदर लिनफेंग तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से इतने गुस्से में क्यों हो? लिनफेंग से कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी इस बात को याद रखूंगा और आज के बाद मैं ध्यान रखूंगा कि क्राउन प्रिंस के सामने ना जाऊं। यहीं पर उसी होटल के अंदर 2 लड़के बैठे होते हैं। एक लड़का दूसरे से कहता है एल्डर ब्रदर हान मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में काफी कुछ पता है, चलो मुझे ये बताओ यूनहाई सेक्टर को तबाह करने के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? क्या तुम इस बारे में मुझे बता सकते हो? का ब्रदर हान उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इस बारे में बता सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि यूनहाई सेक्टर वालों के पास सबसे ज्यादा क्या था? उनके पास ब्लैक रिज है जहाँ पर बहुत सारे डीमन बीस्ट हैं और डीमन बीस्ट को कंट्रोल करने में मास्टर टेंग वुशेन बहुत ज्यादा माहिर है और उनका सेक्टर डीमन बीस्ट को कंट्रोल करता है, इसलिए मुझे लगता है कि उनको इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा चू जीटियान उनके सेक्टर को वहाँ से काफी सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, इसी वजह से उन्हें भी यूनहाई सेक्टर से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तो यहाँ पर ज़ूजू इंपीरियल फैमिली को हुआ है, कि इंपीरियल फैमिली वालों ने बाकी के सेक्टर्स को यूज करते हुए यूनहाई सेक्टर को तबाह कर दिया। यहीं पर एक लड़की आती है जो कि डॉन फैमिली की यंग मिस होती है। वो डॉन फैमिली की मेन ब्रांच से नहीं है बल्कि डॉन फैमिली के दूर दराज के रिलेटिव्स की एक यंग मिस है, लेकिन उसके फैमिली नाम के साथ भी डॉन का नाम आता है। वो वहाँ पर आने के बाद उस लड़के से कहती है बेवकूफ तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारी ज़ूजू फैमिली के बारे में सब कुछ बातें कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है कि तुम्हें पता है कि डॉन फैमिली को इससे क्या फायदा हुआ है? तो वो लड़का भी आगे से गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम कहाँ से अटक की हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो गलत कहा है? वो क्योंकि चिल्लाकर उससे बात करता है तो यंग मिस गुस्सा हो जाती है और अपने नौकर से कहती है जाओ उसे जाकर एक थप्पड़ मारो। उसका नौकर जल्दी से आगे बढ़ता है और जाकर उस लड़के के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिससे वो लड़का पीछे की तरफ गिर जाता है। तो वो लड़की उन सभी से कहती है हमने यूनहाई सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया और बाकी के जितने भी सेक्टर्स हमारे साथ थे उन्हें बस वहाँ से कुछ टेक्निक्स मिली हैं, फिर उन्हें भी
कुछ थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, लेकिन इससे असली फायदा तो डॉन फैमिली को हुआ है। क्या तुम लोगों को लगता है कि डॉन फैमिली अकेले जुनाई सेक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी? ये सभी लोग यहाँ पर हमारी सेक्रेट एकेडमी ऑफ जूजू को ज्वाइन करने के लिए अपने सबसे बेस्ट डिसाइपल्स को भेजने वाले हैं, क्योंकि अगर ये लोग हमारी फैमिली के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इनका हाल भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने यूनाई सेक्टर का किया है। इसी वजह से बाकी के सारे सेक्टर्स हमारे ऑर्डर्स को चुपचाप फॉलो कर रहे हैं, कहीं उनके साथ भी वैसा ही ना हो जाए। इससे सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाना चाहिए कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डॉन फैमिली ही सभी के ऊपर राज करेगी और कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो डॉन फैमिली के खिलाफ जा सके। तो जिंगजन उसकी बात सुनने के बाद उसे कह देती है, अगर तुम लोग इतने ही ज्यादा महान और पावरफुल हो तो तुम सभी लोगों को वहाँ पर बाकी के सेक्टर्स की हेल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ी? सभी लोगों ने वहाँ पर बहुत ही घटिया मेथड्स को यूज किया, आर्मी को ले जाकर इस सेक्टर को तबाह कर दिया, जबकि तुम सभी लोग अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। यंग मास्टर जिंगजून से कहता है, सिस्टर तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए, हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। जबकि जिंगजून उस लड़की से कहती है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि तुमने ये क्यों कहा कि बाकी के सेक्टर्स को तबाह करना इतना आसान है। यंग मिस उसे कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी जूजू फैमिली के पास इतनी ज्यादा पावर है कि हम लोग बाकी के सारे सेक्टर्स को अकेले ही तबाह कर सकते हैं, हमें बाकी के सारे सेक्टर्स की मदद की भी जरूरत नहीं है। साथ ही वो अपने हंटर को घुमाती है और कहती है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे साथ बात करने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात करने के लायक हो? अपने हंटर को घुमाते हुए जिंगजून के ऊपर अटैक कर देती है। वेंग आगे बढ़ता है, अपने बाजू को सामने करते हुए उसके हंटर के अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है, तुम इसके ऊपर अटैक कैसे कर सकती हो? इसने तो सिर्फ यहाँ पर तुमसे बात की है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रूडली बिहेव कर रही हो? यंग मिस उसे कहती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं की जानी चाहिए और इसने यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जो कि हमारी फैमिली के साथ नहीं करनी चाहिए थी, इसके लिए इसको सजा तो मिलेगी। साथ ही वो अपने दोनों नौकरों से कहती है, जाओ और जाकर इस लड़की को अच्छा सबक सिखाओ, साथ ही इस लड़के की एक टांग भी तोड़ दो ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि कोई ये लोग हमारी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। लिन फेंग अपनी वाइन का जार उठाता है, यंग मास्टर से कहता है, तुम सभी लोग अपना खाना खाना स्टार्ट करो, मैं इनसे निमट कर आता हूँ। लिन फेंग उन दोनों नौकरों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग मिस को अपोज करने की? लगता है कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। एक नौकर जल्दी से अपना पंच आगे करता है और लिन फेंग को पंच मारता है, लेकिन लिन फेंग उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही वो अपनी वाइन को भी पी रहा होता है। लिन फेंग उसके हाथ को मोड़ देता है जिससे वो वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। दूसरा नौकर उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आगे से फाइट बैक करने की? हम लोग तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं, तुम नहीं बचोगे, अब हम तुम्हारी जान ले लेंगे। और दूसरे वाला नौकर भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लिन फेंग जल्दी से अपनी वाइन को खत्म करता है और अपनी वाइन वाले जार को उसके सर में दे मारता है और अपनी 8th पाम ऑफ डेसोल्यूशन मूव को यूज करते हुए दूसरे वाले के ऊपर अटैक करता है और दोनों को ही पीछे की तरफ गिरा देता है। अब सिर्फ वहाँ पर वो यंग मिस बचती है। यंग मिस पहले तो काफी ज्यादा घबरा भी जाती है क्योंकि लिन फेंग की स्ट्रेंथ उसे काफी ज्यादा महसूस होती है। वो उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट बैक करने की? क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? लिन फेंग उसे कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि तुम किसी को थप्पड़ मारती हो तो आगे से कोई इतना ताकतवर हो सकता है कि वो तुम्हें भी आगे से थप्पड़ मार सकता है। यंग मिस हंसते हुए से कहती है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर जूजू इंपीरियल सिटी में कोई इतना पावरफुल है जो मुझे थप्पड़ मार सके? चलो सर अपने आसपास देखो और मुझे बताओ, क्या इनमें से कोई ऐसा है जो मुझे थप्पड़ मार सकता है? लिन फेंग उसे कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तुम्ही ने कहा था कि कुछ ऐसी बातें होती है जो नहीं करनी चाहिए, अब जबकि तुमने ये बात कर दी है तो फिर तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो तुम्हें थप्पड़ मार सकता है, तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। लिन फेंग उसके करीब आगे बढ़ता है। मिस उसे कहती है, ये तुम क्या खा रहे हो, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो? लिन फेंग उसे कहता है, तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए। इसी वक्त होटल की जो मालकिन होती है किंग जिन, वो वहाँ पर एक ताल बजाती है जिससे वो लिन फेंग की उसको चेंज करने की कोशिश कर रही होती है। लिन फेंग अपनी आंखें बंद करता है, फिर उस किंग जिन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम जो वहाँ पर बैठकर धुन बजा रही हो, तुम जानबूझकर इस तरह की धुन को क्यों बजा रही हो जिससे मेरी सोच चेंज हो जाए? तो वो लड़की भी अपनी धुन बजाना बंद करती है और उससे कहती है, डियर गेस्ट, तो तुम्हें इस बारे में पता चल गया कि मैं जहाँ पर तुम्हारी थॉट्स को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। इस स्पेशल धुन का नाम ब्रोकन सोल है और मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। लिन फेंग उसे कहता है, क्या तुम हमेशा इसी तरह के धुन बजाती हो? अगर इस तरह की धुन बजाती रहोगी तो कस्टमर्स यहाँ पर आना छोड़ देंगे। किंग जिन बाहर निकलती है और उसे कहती है, नहीं, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए धुन बजा रही हूँ क्योंकि अगर तुम इस लड़की को थप्पड़ मारोगे तो फिर तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर एक वार्निंग दे रही हूँ कि वापस चुपचाप जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाओ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 61 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग होटल के अंदर होता है, किंग जिन होटल की मालकिन वहां से बाहर निकलती है और लिन फेंग को एक गाने की धुन के जरिए से वार्निंग देती है। वो उससे कहती है, तुमने इस लड़की को थप्पड़ मारा तो फिर तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक वार्निंग दे रही हूँ। लिन फेंग उसे कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने इस लड़की को टच किया तो मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर रोकेगा कौन? क्या तुम मुझे रोकने वाली हो? किंग जिन उसे कहती है, नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं रोकने वाली,
क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें रोक सकूं। लिन फेंग उसे कहता है तो क्या फिर वो बंदा जो तुम्हारे साथ वहाँ अंदर बैठा हुआ था पर्दे के पीछे, क्या वो मुझे रोकने वाला है? जिन उसे कहती है नहीं, वो भी नहीं। लिन फेंग उसे कहता है चलो ठीक है, अगर तुम दोनों मुझे यहाँ पर नहीं रोकने वाले तो फिर मैं इंतजार करूंगा कि कौन मुझे यहाँ पर आकर रोकता है। किंग जिन उसे कहती है क्या तुम्हें इस बारे में जरा भी आइडिया है कि इस लड़की का लास्ट नेम क्या है, ये कौन सी फैमिली से है? लिन फेंग उसे कहता है मुझे इसका नाम जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस इसको थप्पड़ मारने वाला हूँ, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये कौन सी फैमिली से है? किंग जिन उसे कहती है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो बात बतानी पड़ेगी कि तुम्हें यहाँ पर जूजू किंगडम के अंदर बहुत ही संभल कर बात करनी चाहिए, क्योंकि इस लड़की का फैमिली नेम डॉन है। डॉन फैमिली की एक यंग मिस है, इसी वजह से तुम्हें इसके सामने बहुत ही एहतियात से बात करनी चाहिए। ये रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट है, इसी वजह से यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इनके खिलाफ जा सके। हो सकता है कि इस होटल के अंदर भी डॉन फैमिली के काफी सारे लोग बैठे हों, अगर तुम इसको हाथ लगाओगे तो वो सभी लोग निकल आएंगे और तुम्हारे पर अटैक करेंगे। इसी वजह से तो रॉयल फैमिली वालों के ऊपर कोई भी हाथ नहीं डालता। तो लिन फेंग किंग जिन की बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है यहाँ पर डॉन फैमिली की एक और मेंबर निकल आई। डॉन फैमिली के लोगों का नाम सुन सुनकर मेरा सर दर्द कर रहा है। लिन फेंग जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है वो यंग मिस उसे कहती है लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो? अब जबकि तुम्हें मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चल चुका है तो तुम पीछे जाने वाले हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। तो यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा इंसल्ट की है। तो लिन फेंग जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारता है। यंग मिस भी थप्पड़ खाने के बाद खुले मुंह के साथ हैरान होकर उसकी तरफ देख रही होती है, जबकि हमारा यंग मास्टर वो भी उसी की तरफ देख रहा होता है, किंग जिन भी। तो यंग मिस थप्पड़ खाने के बाद लिन फेंग से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? लिन फेंग से कहता है हाँ मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी? जो करना चाहती हो जाके कर लो। किंग जिन लिन फेंग से कहती है तुम तो वाकई में काफी ज्यादा बोल्ड हो, तुमने डॉन फैमिली के एक मेंबर के ऊपर हाथ उठाया है, तुमने उसको थप्पड़ मार दिया। लिन फेंग उसे कहता है तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ पर खड़े होकर इसके हाथों से बेइज्जती करवाता रहेगा, यहाँ फिर ये मेरे ऊपर अटैक करती हूँ और मैं इसे चुपचाप मार खा लेता? जिन उसे कहती है अगर ये तुम्हारे ऊपर अटैक भी करती या फिर तुम्हें थप्पड़ मारती तब भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए था, तुम्हें डॉन फैमिली के लोगों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सभी लोग डरपोक होते हैं? मैं यहाँ पर किसी ऐसे बंदे के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ जिसके साथ डॉन फैमिली का नाम आता है, वो भी डॉन फैमिली का यंग मास्टर है, लेकिन वो इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो इतना ज्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड वाला नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल और एक अच्छा इंसान है। तो यंग मिस की तरह के घटिया लोग डॉन फैमिली के नाम पर एक धब्बा है। तो वो लड़का जो कि पर्दे के पीछे बैठा होता है वो पर्दे को हटाता है और सामने की तरफ देखता है जहाँ पर यंग मास्टर डॉन बैठा होता है। वो डॉन फेंग की तरफ देखता है लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता। किंग जिन उसे कहती है क्या इस लड़के के साथ वाकई में डॉन फैमिली का कोई यंग मास्टर है? वो लड़का उसे कहता है मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि ये डॉन फैमिली का मेंबर है या नहीं। किंग जिन लिन फेंग से कहती है चलो जो भी होना था वो हो गया, अब जल्दी से मेरे होटल से चले जाओ। लिन फेंग उसे कहता है लेकिन हमने अभी तक अपना खाना खत्म नहीं किया, हम लोग पहले अपना खाना खत्म करेंगे उसके बाद यहाँ से जाएंगे। जबकि लिन फेंग सोच रहा होता है लगता है कि पर्दे के पीछे जो बंदा बैठा हुआ है वो भी डॉन फैमिली का ही कोई मेंबर होगा, कहीं वो डॉन वूजा या फिर डॉन वूडाओ तो नहीं है। लिन फेंग जैसे उसे ना जाने की बात करता है वो लड़का जल्दी से अपनी तलवार निकालता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है मुझे यहाँ पर मजबूर मत करो, किसी ने तुम्हें कहा कि यहाँ से चले जाओ तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लड़का जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो लिन फेंग को पता चलता है कि वो अपनी जान राम में है। तो जान लेवल सोल लेवल से अबव लेवल है, यानी कि वो लिन फेंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन फेंग कहता है यहाँ पर आते ही होटल के अंदर मेरा सामना एक जान लेवल के एक्सपर्ट के साथ हो गया है, लगता है कि रॉयल सिटी में बहुत सारे स्क्रोचिंग टाइगर्स हैं। तो वो लड़का लिन फेंग से कहता है चाहे तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ क्यों ना हो, चाहे कितनी स्किल्स क्यों ना हो, ये रॉयल सिटी है। रॉयल सिटी के अंदर तुम्हारे ये मामूली से स्किल्स तुम्हारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरा बंदा अपनी जान लेवल पर है। ये लोग अभी यहीं पर बात ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उस यंग मिस के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो दूर से चिल्लाते हुए कहते हैं किस कमीने की हिम्मत हुई मेरी बेटी को टच करने की। उसकी बेटी भी नौटंकी स्टार्ट कर देती है और सीधी जाकर अपने फादर से लिपट कर रोना शुरू कर देती है और कहती है फादर प्लीज मेरी इंसल्ट का बदला लो। वो से कहती है डैडी इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा है, ये बंदा जो सामने खड़ा है प्लीज इसके टुकड़े टुकड़े कर दें और सभी को बता देंगे कोई भी डॉन फैमिली की यंग मिस के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। तो उसके डैडी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और लिन फेंग के सामने खड़े होकर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और लिन फेंग से कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे पर हाथ डालने की, तुमने उसे थप्पड़ मारा, लगता है कि तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। जिंगजुन भी बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब हम लोग क्या करेंगे, इस लड़की का तो बाप भी यहाँ पर आ गया और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। यंग मास्टर कहता है अब हम लोग क्या करें, जबकि मैंकिंग उनके सामने से खाना उठाकर खा रही होती है और उन दोनों से कहती है चलो जल्दी से अपना खाना खा लो क्योंकि तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है और ठंडा खाना खाने में मजा नहीं आएगा, जल्दी से अपना खाना खत्म करो। तो लिन फेंग उस लड़की के बाप की तरफ देखता और कहता है ये भी अपनी जान राम का एक्सपर्ट है, यहाँ पर तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। किंग जिन लिन फेंग से कहती है क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है? लिन फेंग एक लंबी सांस लेता है और उसे कहता है नहीं मुझे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं हो रहा, मैं उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में था जहाँ मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया और जब हमें सही लगता है हम लोग करते हैं, इसके बाद पछताने का क्या फायदा। लिन फेंग कहता है मैं तो बिना इज्जत के जिंदा नहीं
नहीं रह सकता। इसने जहाँ पर मुझे ह्यूमिलिएट किया और मुझे चैलेंज किया कि मैं इसे थप्पड़ नहीं मार सकता। मैंने इसको थप्पड़ मार दिया तो उस लड़की का बाप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पंच को रेडी करता है और लिन फेंग की तरफ अपने पंच को करता है। जबकि उसी वक्त पूरे होटल की आसपास की दीवारें जो होती हैं वो आइस में कवर हो जाती हैं और पूरा होटल जम जाता है। जबकि उसके फादर का हाथ भी वहीं पर जम जाता है। वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है कि जहाँ पर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल है जिसने उसके पंच को जहाँ पर रोक दिया। वो जल्दी से साइड पर देखती है कि कौन है जहाँ पर। तो मैंकिंग वहाँ पर खड़ी होती है। मैंकिंग उसे कहती है, क्या तुम सभी लोगों को लगता है कि लिन फेंग को बुली करना इतना आसान है? यंग मिस का बाप कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की तो बहुत ज्यादा यंग है लेकिन ये अपनी मास्टर स्पिरिट के साथ मुझे यहाँ पर ऑप्रेस कर रही है जबकि मैं अपनी जान राम का एक्सपर्ट हूँ। मैंकिंग चलती हुई सीधी लिन फेंग के पास आ जाती है। लिन फेंग उसे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मैंकिंग उसे कहती है, तुम बस चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। फिर साथ ही वो सभी लोगों से कहती है, सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे होटल में कोई भी नहीं चाहिए। वहाँ पर जितने आम लोग होते हैं वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। साथ ही हमारी मैंकिंग उस लड़की के बाप के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है जिससे वो लुढ़कता हुआ काफी दूर तक पीछे जाता है और इस बात से वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये लड़की इतनी यंग एज में इतनी जान राम की एक्सपर्ट बन चुकी है और इसकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा है। साथ ही वो लिन फेंग से कहता है, लिन फेंग तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छी प्रोटेक्टर है। साथ ही वो अपनी बेटी से कहते हैं, लिंगियर चलो जहाँ से चलते हैं। हमारा लिन फेंग भी इसी बारे में सोच रहा होता है। लिन फेंग कहता है, मुझे ये पता था कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ये भी जान राम की एक्सपर्ट है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उस दिन जंगल के अंदर मैंने इसको ज्यादा टीज नहीं किया वरना इसने तो मुझे भी बहुत ही बुरी तरह से पीटना था। पर जितने कस्टमर्स होते हैं वो सभी तो वहाँ से चले जाते हैं। यंग मिस और उसका बाप भी वहाँ से चले जाते हैं जबकि किंग जिन और उसके साथ वो लड़का वो भी वहीं पर होते हैं। किंग उससे कहती है, मैंने सभी से कहा है कि सभी लोग यहाँ से चले जाएं, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे अपनी बात को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। किंग जिन उसे कहती है, ये होटल मेरा है, मैं इस होटल की मालिक हूँ, मुझे यहाँ से जाने के लिए कोई नहीं कह सकता। किंग जिन अपने हाथ को सामने की तरफ करती है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए किंग जिन से कहती है, ये तुम्हारा होटल है और तुम्हारे होटल में जहाँ पर हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया लेकिन तुमने आगे से कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। वो उसके ऊपर अटैक करती है जबकि वो लड़का जल्दी से उसके सामने आ जाता है। मैंकिंग के अटैक को वहाँ पर अपनी तलवार के साथ ब्लॉक करता है। ऐसे वहाँ पर अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है। उसी वक्त होटल के एक साइड वाली पूरी दीवार उड़ जाती है। एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी लोग जो बाहर आ जाते हैं वो लोग कहते हैं, शुक्र है कि हम लोग टाइम पर वहाँ से बाहर निकल आए थे, अगर हम सभी लोग अभी तक वहीं पर होते तो हम लोग अब तक मर चुके होते। पता नहीं वो लड़का लड़की कौन है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीछे वाली दीवार के उड़ जाने के बाद मैंकिंग कहती है, तो तुम लोग अभी तक यहीं पर हो। वो लड़का मैंकिंग से कहता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन तुम यहाँ पर रॉयल सिटी में ये सब कुछ नहीं कर सकती, तुमने अपनी हद को पार किया है। मैंकिंग उसे कहती है, तो तुम लोग अभी तक यहीं पर हो, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो वो लड़का जब देखता है कि ये उसकी बात नहीं सुनने वाली, वो किंग जिन से कहता है, किंग जिन चलो यहाँ से चलते हैं। वो किंग जिन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। उन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद मैंकिंग उनसे कहती है, चलो जल्दी से अपना खाना खत्म करते हैं। लिन फेंग उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन? मैंकिंग उसे अपना रियल नाम बताती है। वो उससे कहती है, मेरा नाम नी जाओ कियान है। लिन फेंग उसे कहता है, तो क्या ये तुम्हारा रियल नेम है? लिन फेंग उसे कहता है, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? किंग उसे कहती है, क्योंकि तुमने पहले कभी मुझसे पूछा ही नहीं इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। लिन फेंग उसे कहता है, चलो मुझे ये बताओ कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? किंग उसे कहती है, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ फिजिक कंडीशन पर प्रोटेक्ट करूंगी अगर तुम मुझे हर रोज स्टोरी सुनाओगे। लिन फेंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन जो इंपीरियल पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पर योर हाइनेस बैठे होते हैं। पूल के अंदर बैठा मछलियाँ पकड़ रहा होता है जबकि ये लड़का ये सीधा योर हाइनेस के पास जाता है। गार्ड उसे नहीं रोकते, वो सीधा किंग के पास चला जाता है। पता नहीं ये किंग है या प्रिंस है लेकिन ये इसे यहाँ पर योर हाइनेस ही कह रहा है। तो इस होटल वाले लड़की का नाम नैन शैन है। फिलहाल मैं इस बंदे को प्रिंस ही कहूंगा। प्रिंस उसे कहता है, नैन शैन तो तुम यहाँ पर आ ही गए, चलो जल्दी से आकर मेरे पास बैठ जाओ। नैन शैन उसे कहता है, थैंक यू योर हाइनेस। प्रिंस उसे कहता है, नैन शैन तुम काफी दिनों के बाद यहाँ पर आए हो, क्या तुम मेरे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? नैन शैन उसे कहता है, हाँ प्रिंस मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। नैन शैन शुरुआत इस बात से करता है कि 8 ऑफिशियल्स में से जो 2 ऑफिशियल्स बाहर के हैं वो दोनों भी यहाँ पर आ चुके हैं। प्रिंस उसे कहता है, क्या तुम मुझे ये वाली बात बताने के लिए आए हो? बात तो मुझे उसी वक्त पता चल गई थी जब वो दोनों यहाँ पर आए थे। जैसे वो किंगडम में एंटर हुए थे उसी वक्त मुझे इस बारे में पता चल गया था। प्रिंस लैंग क्योंकि यहाँ पर मून अकेडमी को स्टार्ट करने वाले हैं, इसी वजह से ये बात को इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि वो लोग यहाँ पर आए हैं, उनको तो यहाँ पर आना ही था। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे कोई और बात करने के लिए आए हो। तो नैन शैन उसे कहता है, प्रिंस मैं आपके लिए एक और खबर लेकर आया हूँ। आज मैं किंग्स इन रेस्टोरेंट में था, वहाँ पर मैंने 2 लोगों को देखा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक लड़का है और एक लड़की है। प्रिंस उसे कहता है, नैन शैन तो तुम फिर से किंग्स इन रेस्टोरेंट में गए हुए थे, तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी तरफ से उसके सामने प्रस्ताव रखूंगा और वो इस प्रस्ताव को मना नहीं कर पाएगी। जल्दी से जल्दी उस लड़की के साथ शादी कर लो। ये यहाँ पर किंग्स इन यानी होटल ओनर की बात कर रहा है। नैन शैन उसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये वाली बात को फिलहाल के लिए रहने देती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको किसी और के बारे में बताने वाला हूँ। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 62
62 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लिन फेंग ऑल ह्यूमन एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जाएगा और वहाँ पर भी कोई पंगा होगा। तो यहीं पर एपिसोड 62 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।